दोस्तों आपका कल 14 दिसंबर को कक्षा 12वीं का भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर लगातार आप लोग कमेंट कर रहे थे कि जिस प्रकार से आपने अन्य सब्जेक्ट के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर बनाकर तैयारी कराई है, ओके, पेपर में अच्छा स्कोर कराया है, भूगोल सब्जेक्ट का भी बता दीजिए। तो चलिए हम भूगोल के भी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन आंसर रहेंगे, ओके, वैसे गिनता तो नहीं लेकिन लगभग आपके इतना रहते हैं, ओके। तो एक ही वीडियो में दोस्तों मैं आपको 2 अंकी, 3 अंकी और 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, ओके। साथ ही आपका मैपिंग वाला सेक्शन भी आपको बता दूंगा, ओके, वीडियो के अंत में। तो ध्यान से दोस्तों अंत तक देखिएगा और जो बताते जाऊँ समझते जाइएगा, ओके, तैयार करते जाइएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद दोस्तों मैं आपको क्या है, एक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, तो वस्तुनिष्ठ वहां से आप तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको पहली महत्वपूर्ण बता दिया है और अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर, एक मॉडल पेपर मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस पेपर, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन तो बताया, सॉल्यूशन के साथ बताया, समझाया भी है, ओके। साथ ही उसमें बताया कि पेपर किस टाइप से आता है, किस क्या पैटर्न रहता है, तो उस पेपर को भी आपको तैयार करके रखना है। बाकी टॉप 50 जो क्वेश्चन आंसर है ये तो आपको पढ़ ही लेना है, वस्तुनिष्ठ नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ओके। कुछ नहीं हो रहा तो टॉप 50 तो आपको तैयार करके जाना ही है और वस्तुनिष्ठ, ओके, तो आपका काम हो जाएगा। जो क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बताऊं तैयार तो आपको करना है, तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी होगी। मेन आपकी जो बोर्ड एग्जाम है उसकी भी आपकी काफी हद तक तैयारी हो जाएगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कुछ अलग क्वेश्चन नहीं रहते हैं, ओके। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं सर आपने अर्धवार्षिक के ये क्वेश्चन बताए हैं, ओके, बोर्ड एग्जाम के लिए कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो कुछ अलग अलग किताबें थोड़ी चलती है कि अर्धवार्षिक में अलग है, बोर्ड एग्जाम की बुक अलग है, वही कुछ सिलेबस है, वही क्वेश्चन है, वही सब रहने वाला है, ओके। तो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अभी से आप तैयार कर लीजिएगा। तो आपकी मान लीजिए 70 से 80% आपकी है बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, अगर आपका है जो क्वेश्चन बता रहा हूँ तो तैयार कर लेते हैं। देख लेते हैं, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए या मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। तो एलन सी सेप्पल के अनुसार दिया हुआ है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव एवं गतिशील पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। सिंपल है, पेपर में जितना लिखना है, जितनी लाइनों में लिखना है, उसी हिसाब से सॉल्यूशन दिया हुआ मैंने, ओके। जो नोट्स है और अलग चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसमें थोड़ा मैंने आपको विस्तार समझाने के लिए बताया है, लेकिन ये दोस्तों आपके लिए पेपर के एग्जाम की बताया है, जिससे आप देखते ही क्वेश्चन का है सॉल्यूशन तुरंत याद कर पाए। नव निश्चय बात क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। बोर्ड एग्जाम में भी एक है, 102 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो नव निश्चय बात विचारधारा का अर्थ है, अगर मानव है प्रकृति के नियमों का अनुपालन करे तो मानव जाति प्रकृति पर क्या विजय प्राप्त कर सकती है। जैसे जन्म दर क्या है, तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों की संख्या पर जितने बच्चों का जन्म होता है उसे हम क्या जन्म दर कहते हैं। प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास के कारण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या के स्थानांतरण को क्या प्रवास कहते हैं। एक एरिया में कोई जनसंख्या रह रही है, वो दूसरे एरिया में जाकर रहने लगे तो क्या है, वो आपका क्या प्रवास कहलाएगा। प्रवास के प्रकार, तो एक प्रतिकर्ष कारक पूछे जा रहे हैं, तो प्रवास के दोस्तों आपके 2 कारक हैं, एक आपका प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। अब प्रतिकर्ष कारक क्या है, अपकर्ष क्या है, आगे मैं आपको बता ही दूंगा, तैयार करके रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक लिखिए, प्रवास के अपकर्ष कारक लिखिए, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, तो आपको पता होना चाहिए, ओके। मानव सूचकांक के नाम लिखिए, तो स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक का पहुंच ये है आपके मूलभूत क्षेत्रों के, या अब सूचकांक भी। मानव विकास में सतत पोषणीयता से क्या आशय है, तो अब मानव विकास के लिए प्रत्येक पीढ़ी को समान सतत पोषणीयता अवसरों की आवश्यकता होती है। अतः प्रत्येक पीढ़ी का कर्तव्य है कि अपने आने वाली पीढ़ी के अवसरों व विकल्पों की उपलब्धता सुनिश्चित करे और निश्चित करे, और इसी को क्या है मानव विकास की सतत पोषणीयता कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय ये क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, ओके। ओके, कुछ अभी आपके जो लास्ट चैप्टर नहीं आ रहा है उसको क्वेश्चन स्किप करते जाएंगे, ओके। चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं, इसके 2 लाभ लिखिए, इंपॉर्टेंट है। तो चिकित्सा उपचार को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन गतिविधियों में संबद्ध कर दिया जाता है, तो उसे क्या चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। लाभ क्या है, तो लाभ आपका दिया हुआ, तैयार कर लीजिएगा। चतुर्थ क्रियाकलाप क्या है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है, द्वितीय क्रियाकलाप क्या है, तृतीय क्रियाकलाप क्या है, चतुर्थ क्रियाकलाप क्या है, ये पता होना चाहिए कि 2 लाइन में परिभाषा तैयार करके रखना है, उदाहरण के साथ आपको तैयार करके रखना है, इंपॉर्टेंट है। कई बार प्राथमिक आता है, कई बार द्वितीय, तृतीय को चतुर्थ आ जाता है, ओके। तृतीय क्रियाकलाप को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, तो कई बार सेवा क्षेत्र क्या होता है, तो इस बार से आता रहता है, ओके। तो बेसिक वाले हैं सभी, आपको ये पता ही होना चाहिए। मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं, सीमांत श्रमिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुख्य श्रमिक क्या होता है, जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन तक आर्थिक दृष्टि से लाभकारी कार्य करे। कम से कम क्या 183 दिन तो करना ही करना है, उससे ज्यादा कर सकता है, ओके। क्योंकि सीमांत समय क्या होता है, 183 दिन से कम दिन ये कार्य करता है, 183 दिन से कम ही करता है, ओके, ये रहता है, ओके। इसके नेक्स्ट है मानव बस्ती किसे कहते हैं, जिस भूखंड में क्या मनुष्य आवास बनाकर रहता है उसे क्या है मानव बस्ती कहते हैं। पल्ली बस्तियां, नगरी पर्व भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ओके। तो ये आपको तैयार करके रहना है, आगे देख लेते हैं। इसके बाद मानव भूगोल का जनक किसे और क्यों कहा जाता है, तो मानव भूगोल का जनक किसे, रेडजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, फ्रेडरिक रेडजेल, ओके। क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम 1882 में अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में मानव के कार्यकलापों का अध्ययन को प्रमुखता दी थी। तो मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखिएगा। मृत्यु दर किसे कहते हैं, इससे पहले मैंने जन्म दर बताया, तो जन्म दर मृत्यु दर क्या है ये तैयार करके आपको रखना है। फिर जनसंख्या परिवर्तन घटक कौन से, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास।
मानव विकास क्या है, तो मानव विकास बताया जा रहा है मानव के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विकास के विकल्पों के परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है मानव विकास कहलाती है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटक कौन से हैं, तो समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण मानव विकास क्या है, 4 संकल्पना पर आधारित रहता है। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, डेयरी फार्मिंग कृषि क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको तैयार करके रखना है। पर्यटन को आकर्षित करने वाले 2 कारक, ऐसे कौन से, कोई भी स्थान है तो वो पर्यटन को आकर्षित कब करेगा, तो उसका पहले भूदृश्य अच्छा होना चाहिए, मतलब देखने में अच्छा लगना चाहिए, देखने में मतलब वहाँ क्या होना चाहिए, पर्वतीय भूदृश्य हो, झीलें हो, सागरी तट हो, जैसे प्राकृतिक जो भूदृश्य होते हैं वो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। फिर दूसरा है इतिहास एवं कला होनी चाहिए, उस एरिया की क्या है वहाँ कुछ न कुछ इतिहास होना चाहिए, वहाँ कुछ क्या है उसकी कला होनी चाहिए, ऐतिहासिक कला होनी चाहिए, जिससे क्या है वहाँ पर्यटक आए। तो ये मेन होते हैं कारक जो क्या है पर्यटन को आकर्षित करते हैं, भूदृश्य और इतिहास का एवं कला। मैंने तो आपको हेडिंग पता होगी, 2 लाइनें आप लिख सकते हैं, सिंपल रहता है। ओके, आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको हिल स्टेशन या पर्यटन नगर किसे कहते हैं, ये तैयार करके रहना है। तो पर्यटन नगर कहा जाए या हिल स्टेशन कहा जाए एक ही बात है, तो ये आपका दिया हुआ तैयार करके रखिएगा। पेपर में कई बार बस केवल एक वाक्य में क्वेश्चन इतना पूछ लिया जाता है, कोई भी एक हिल स्टेशन का नाम लिखे, तो पंचमढ़ी हो जाए, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, माउंट आबू, ये सब क्या है एक हिल स्टेशन है, पर्यटन नगर है। ओके, तो तैयार करके आपको रखना है। तो आगे देख लेते हैं, ग्रामीण बस्ती या नगरीय बस्ती एवं नगरीय बस्ती में आपको अंतर बताना है, तो ये आपका दिया है ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में। तो ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में भी इंपॉर्टेंट है, आपका अंतर तैयार करके रखिएगा। इसके बाद आगे नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, जनसंख्या घनत्व तो कैसे ज्ञात किया जाता है, लिखिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, जब कुल जनसंख्या में क्या है कुल क्षेत्र का भाग लगाते हैं जनसंख्या घनत्व आ जाता हमारा, ये फॉर्मूला होता है, ये आपका दिया हुआ एक लाइन में परिभाषा। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, अशोधित जन्म दर से क्या आशय है, अशोधित जन्म दर का सूत्र लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपको, इसे भी आपको तैयार कर लेना है, फॉर्मूला भी आपको तैयार करके रखना है। मानव सूचकांक क्या है ये आपको पढ़ लेना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, कुछ लोग बुनियादी चुनाव करने में असमर्थ होते हैं, क्यों होते हैं ये आपको तैयार करना है। तृतीय क्रिया क्या है, उदाहरण से समझाई, तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रियाएं और चतुर्थ क्रिया, ये आपको तैयार करके रखना है परिभाषा उदाहरण से। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, किसी देश के आर्थिक विकास के लिए सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए, इस बात को आपको बताना है कि कोई भी देश का अगर विकास हो रहा है तो उसमें सेवाओं के कारण हो रहा है, तो ओके, तो आपको उस बात को बताना है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण आपको अब 2 नंबर के 2 पॉइंट में आपको बता सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12 जियोग्राफी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मेरे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप क्लास 12 जियोग्राफी सब्जेक्ट के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फायदा आपको क्या रहेगा, पूरा टाइम मटेरियल आपको दिया जाएगा, पीडीएफ रहेगा, कम समय आप तैयारी कर पाएंगे। एग्जाम्पल की आप देख सकते हैं, बेहतरीन तरीके से आपको दिया जा रहा है, उसमें तो आपको पूरा प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन भी रहने वाले हैं। ओके, तो भी आपकी काफी हद तक तैयारी हो जाएगी। इसके बाद नगरीय वस्तु की 2 विशेषताएं और मलिन या गंदी बस्ती की किसे कहते हैं, तो ये आपको 2 तैयार कर रखना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। मलिन बस्ती किसे कहते हैं और नगरीय बस्ती की 2 विशेषताएं। आगे देख लेते हैं। तो प्रवास के अवकर्ष कारक कौन कौन से हैं, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से, अभी मैंने आपको पहले बताया था प्रवास क्या है, और प्रवास के कारक लिखिए। तो प्रवास के कितने 2 कारक हैं आपके, एक अपकर्ष एक प्रतिकर्ष, तो मैंने उसी समय आपको बता दिया था, वो तैयार करके रखिए पेपर में, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक तैयार करके रखना है, ये दिया हुआ बिल्कुल सिंपल आपका दिया हुआ है, तैयार आपको कर लेना है। ओके, याद रखने का अगर देखना चाहे तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं, अपकर्ष, अपकर्ष यानी आकर्षित, इस प्रकार से आप याद रखिए मन में, अपकर्ष यानी आकर्षित, जहां हम क्या आकर्षित हो, तो हम जैसे शहर की जा रहे हैं, मान लीजिए हम क्या गांव में बहुत सारे रहते हैं, अब लोग अब शहर की ओर पलायन हो रहे हैं, तो लोग शहर की ओर क्यों आते हैं, क्योंकि अच्छा उन्हें रोजगार मिल सके, शांति और सुरक्षा मिल सके, साथ ही क्या है अच्छी जल की उपलब्धता हो, साफ जल हो, शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, तो ये इसलिए लोग शहरों में आ जाते हैं। तो यहाँ क्या ये आपके आकर्षित किसके कारण हो रहा है, इन सब चीजों के देखकर कि शहर में अच्छे क्या है सुविधाएं, हॉस्पिटल वगैरह है, शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल है, इसलिए लोग आकर्षित हो रहे हैं वहाँ, तो आकर्षित अपकर्षक, तो ये आपके आकर्षित कारक है। ओके, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपका क्या है अच्छी आपको जल की सुविधा होना, जलवायु को, ये सब। ओके, अब प्रतिकर्ष यानी दूर भाग रहे, दूर भागने यानी जबरदस्ती हम भाग रहे, तो जबरदस्ती क्यों भागेंगे, क्या है बेरोजगारी कारण, साथ ही अगर वहाँ को महामारी आ जाती है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो इस कारण हम जा सकते हो। तो इस प्रकार से थोड़ा आप क्या माइंड में हिंट बना कर रखिएगा, नहीं तो क्या कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। ओके, आगे देख लेते हैं। इसके नेक्स्ट आपको तैयार करना है, विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों के नाम लिखिए।
तो चिकित्सा पर्यटन के कौन कौन से देश तेजी से उभर रहे हैं, तो थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इसका मैन आपका आंसर हो जाएगा। कृषि आधारित उद्योग तो चीनी उद्योग और जूट उद्योग हो जाएगा आपको। चीनी की गन्ना पर निर्भर होते हैं इस प्रकार से, तो आपको तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही आपका, प्राथमिक क्षेत्र कैसे कहते हैं, इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय के नाम लिखिए। प्राथमिक क्षेत्र दिया हुआ है और आने वाले इसके व्यवसाय बताए जा रहे हैं। आगे नेक्स्ट आपको बस्तियां कैसे कहते हैं, शिक्षा नगर कैसे कहते हैं, तो ये 2 पॉइंट आपको 2 क्वेश्चन और तैयार करके रखना है। इस प्रकार से मैंने आपको 2 अंक वाले प्रश्न बता दिए। अब दोस्तों हम देखेंगे 3 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों हम देख लेते हैं 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो इसमें दोस्तों आपको तैयार करना है कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर, इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, सिंपल रहता है आपका, दिया हुआ है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, आपका काम हो जाएगा। ये आपका दिया हुआ, जो कुटीर उद्योग क्या होता है, सिंपल आपका ये कुटीर उद्योग होता है वो घर में के जो सदस्य होते हैं, घर के सदस्य होते हैं, उन्हीं के माध्यम से चल जाता है। लघु उद्योग में क्या, कुछ श्रमिकों की सहायता चाहिए पड़ती है। वही कुटीर उद्योग में जैसे रस्सी बनाना, टोकरी बनाना, ऊन काटना, चटाई बनाना, ये सब होता है। जबकि लघु उद्योग में थोड़ा सा हल्का सा बड़ा काम किया जाता है, जैसे कागज का सामान बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, खिलौना, बिजली या इलेक्ट्रॉनिक का सामान बनाना, इस प्रकार से सिंपल दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट यह करना है आधुनिक निर्माण या विनिर्माण की कोई 3 विशेषता, इंपॉर्टेंट है आपका। आधुनिक और बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं, पॉइंट पहले आपको तैयार कर लेना है, फिर उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसी से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको व्यापारिक कृषि किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं। अब व्यापारिक कृषि को दोस्तों रोपण कृषि भी कहा जाता है। ओके, तो व्यापारिक कृषि पेपर में चाहे रोपण कृषि एक ही बात रहने वाली है। तो रोपण कृषि या व्यापारिक कृषि आपकी दी हुई है, फिर इसकी विशेषताएं पूछी जा रही, तो विशेषताएं दी है। अब 3 नंबर के हिसाब से आपके क्वेश्चन 3 पॉइंट में दिया हुआ है। ओके, कोई भी दोस्तों क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखें, प्रयास करना है पॉइंट में आप उसका आंसर दें। ओके, तो थ्योरी और पॉइंट लिखना तो एक ही बात है, मैं उसको पॉइंट में लिख दे थोड़ा ज्यादा सही रहता है। ओके, तो अगर किसी को पॉइंट में लिख सकते हैं, ओके, संभव है, तो आपको पॉइंट में आपको लिखना चाहिए। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारकों का वर्णन कीजिए। कौन कौन से कारक है जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। पहला प्राकृतिक धरातलीय बनावट, दूसरा जलवायु, तीसरा वर्षा। ये आपकी हेडिंग इस बार से रहने वाली है, तो इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। जितना पेपर में लिखना चाहिए, जिस हिसाब से लिखना चाहिए, उसी हिसाब से मैंने सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं, तो आपको पढ़ने पढ़ तो लेंगे, उसी हिसाब से आपको लिखना भी है। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए कोई 3। तो भारत में जनसंख्या बढ़ रही से क्या कारण है, तो जन्म दर की में वृद्धि हो रही है और मृत्यु दर में क्या कमी आ रही है। मतलब दुनिया में जन्म तो बहुत सारे लोग हैं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जाने वाले कम है। ओके, समझ रहे हैं इस प्रकार से। तो ये एक तो जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, दूसरा जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो रही है। ओके, तीसरा पॉइंट है पुत्र मोह। ओके, पुत्र की प्राप्ति के लिए 2 पुत्रियां हो गई है, 3 पुत्रियां हो गई, अब और पुत्र की लेकिन फिर भी कामना मन में बनी रहती है। ओके, इसलिए क्या जनसंख्या वृद्धि होती रहती है। तो ये सब आपके रीजन दिए हुए, सिंपल है, पढ़ते ही आपसे बन जाएगा। ओके, इसे भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। निबल बोया क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र क्या है, सूक्ष्म कृषि और आर्द्र कृषि में अंतर। ओके, एक बार इसको आपको तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे नहीं दोस्तों आपको पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में आपको अंतर बताना है। ये आपका एमपी बोर्ड एग्जाम में 24 में से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। ओके, इंपॉर्टेंट एक बार आपको जरूर तैयार करके रखना है। वाणिज्य पशुधन पालन क्या है और चलवासी पशुचारण क्या है। हो सकता है कि अंदर ना के केवल इतना आ जाए, वाणिज्य पशुधन की विशेषता बताइए, चलवासी पशुचारण की विशेषता बताइए। तो जब अंदर आप तैयार कर लेंगे, अगर चलवासी पशुचारण के बारे में पूछे तो ये आपको यहाँ के बता देना है, वाणिज्य पशुधन पालन के बारे में बोले तो यहाँ की आप पॉइंट लिख दीजिएगा इस प्रकार से। ओके, आगे देख लेते हैं। भारत में नगरीय जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं, ये आपका दिया होगा, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो ये आपको तैयार होना चाहिए। थोड़ा सा चीजों को समझना है, फिर आपके अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो पहले क्या है, विवाह की निर्धारित आयु में वृद्धि होनी चाहिए, ये आपका दिया हुआ है। ओके, शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, वृद्धावस्था के प्रति क्या सुरक्षा होनी चाहिए। तो ये आपका सब दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जल संसाधन के संरक्षण के उपाय, जल को हम कैसे बचा सकते हैं, जो जल संसाधन है उसे कैसे बचा सकते हैं, इसके आपको उपाय बताने हैं, दिया हुआ है, सिंपल लैंग्वेज में तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है प्राथमिक क्रियाकलाप या प्राथमिक व्यवसाय की विशेषता। तो प्राथमिक क्रियाकलाप की क्या क्या विशेषताएं होती है वो दिया हुआ, जो आपने पहले तैयार किया प्राथमिक क्रियाकलाप उदाहरण से लगभग वही आपका रहने वाला है। सिंपल है, प्राथमिक क्रियाकलाप के बारे में रखिएगा, फिर चाहे विशेषता पूछे, परिभाषा पूछे, उदाहरण पूछे, आपसे बन जाएगा। किसी देश के आर्थिक विकास में तृतीय क्रियाकलाप किस प्रकार से सहायक है, स्पष्ट कीजिए। ओके, बहुत ज्यादा योगदान रहता है किसी भी देश के विकास में तृतीय क्रियाकलाप किस प्रकार से, वो आपको इसमें बताना है। तो 3 नंबर का 3 पॉइंट के माध्यम से देखिए बताया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। आगे नियोजन से हुए विकास को लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखा ना खनिज किसे कहते हैं, प्रकार लिखिए। तो खनिज आपको ये बताया जा रहा है, खनिज आपके 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। और ओके, जिनसे आपको क्या है गलाने पर, जिन खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त हो वो आपके धात्विक खनिज कहलाएंगे, और जिनसे धातु प्राप्त ना हो वो आपके अधात्विक खनिज। ओके, इस प्रकार से आपका रहने वाला है, कंप्लीट हो जाता है। अभी परिवहन वाला नहीं आना चैप्टर, इसलिए आपको मैं स्किप कर रहा हूँ। दोस्तों आपके पेपर में
4 नंबर वाला प्रश्न केवल एक ही पेपर में पूछा जाएगा। ओके, 4 नंबर वाले प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। 5 नंबर में बात करें तो 5 नंबर फिर आपका क्या मानचित्र वाला आ जाता है, और 2 मानचित्र रहेंगे। 5 नंबर के 2 मानचित्र रहेंगे, एक विश्व का मानचित्र रहेगा, एक भारत का मानचित्र रहेगा। तो मानचित्र देख लेंगे, पहले हम 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण देख लेते हैं। इसमें आपको तय करना है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करके रखना है, इंदिरा गांधी नहर द्वारा राजस्थान की शुष्क भूमियों में पर्यावरणीय दशाओं का कौन से सकारात्मक प्रभाव पड़े। सॉल्यूशन दिया हुआ है। पेट्रोलियम खनिज की कमी भारत की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित करती है, तो ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन। इसके बाद भारत में जनसंख्या जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कोई 4 कारक की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट है, भारत में जल संसाधनों की क्या कमी के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, बहुत से पूछा है। पॉइंट वाइज पॉइंट दिया, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट तैयार करके रखना है। कृषि के उद्योगों पर निर्भरता क्यों बढ़ रही है, सा कारण इसका आपको स्पष्ट करना है। तो रीजन आपका दिया है, कृषि की क्या है, उद्योगों पर निर्भरता बढ़ रही है, मतलब जो कृषि वाला क्षेत्र है वो उद्योगों पर निर्भर है। किस प्रकार से, तो बताया जाए कि अब जो रासायनिक खाद है, ओके, जो उन्नत कृषि यंत्र है वो भी क्या हमें उद्योगों से प्राप्त होंगे, उन्नत बीज भी उद्योगों से प्राप्त होंगे, रासायनिक खाद भी उद्योगों से प्राप्त होंगे, तो कीटनाशक औषधियां भी उद्योग से प्राप्त होंगी। तो इस प्रकार से बता सकते हैं कि किस प्रकार से कृषि के उद्योग पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। पॉइंट वाइज पॉइंट समझाया गया है। इसके बाद वर्षा जल संग्रहण की 4 विधियों का वर्णन कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है, तो इसे आपको तैयार करके रखना है। ये आपकी है वर्षा जल संग्रहण की 4 विधियां हैं। सिंपल है, पढ़ते ही आपको क्या समझ में आ जाएगा किस प्रकार से हम क्या है वर्षा जल संग्रहण कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट तैयार करना है, कृषि समस्याओं के समाधान या सुधार के उपाय बताइए। तो कृषि सिंचाई योजना में वृद्धि करके, बहुफसली कृषि का उपाय करके, उत्तम बीजों की उर्वरकता को उपलब्धि से, उन्नत किस्म के कृषि यंत्रों का प्रयोग करके, ये आपके कृषि समस्याओं के समाधान के उपाय कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं मानचित्रकार। तो सबसे पहले हम देख लेंगे विश्व का मानचित्र मैं बताऊंगा, इसके बाद मैं भारत का मानचित्र आपको बता दूंगा। ओके, विश्व के मानचित्र में देखिए नाम मैं बताते जा रहा हूँ और आपको सॉल्यूशन भी दिखाते जाऊंगा, तो आप देखते चाहिए तैयार कर दीजिएगा, या फिर अपने हिसाब से भी आप क्या प्रैक्टिस करते हैं। पूरा चीज आपकी क्या है प्रैक्टिस पर डिपेंड रहने वाली है। बाकी सिलेक्ट जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उन सबकी आपको प्रैक्टिस करके रखना है, और जो बुक में आपको ऐसे इंपॉर्टेंट नाम मिले वो आपको तैयार करके रखना है। विश्व का मानचित्र, भारत का मानचित्र 10 नंबर का यहाँ आपके क्या मानचित्र रहने वाला है। मानचित्र की अच्छे से प्रैक्टिस करना है, पूरा 10 नंबर आपका यहाँ से रहने वाला है। केप टाउन, मेलबर्न जलमार्ग, ओके, विनिप हाईवे पत्तन, अत्यधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का डेयरी कृषि क्षेत्र, यूरोप का वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। आपका जब मानचित्र रहेगा तो उसमें कैसे लिखना है, इतना बड़ा जैसे नाम है केप टाउन, मेलबर्न जलमार्ग, तो अब यहाँ तो लिखते बनेगा नहीं इतना, ओके, भरते नहीं बन पाएगा, तो आप क्या नंबर पॉइंट दे सकते हो, जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि नंबर दिया गया। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं, यह है आपका केप टाउन, यह मेलबर्न, यह डॉट करके बना दिया कि जलमार्ग है। ओके, यह पहला पॉइंट लिख दिया। इसका मतलब है कि आपका क्या पहले वाले उत्तर है, यानी केप टाउन, मेलबर्न, जलमार्ग दिखाया जा रहा है। ओके, इस प्रकार से है। दूसरा आपको 5वां है यूरोप का वाणिज्य कृषि क्षेत्र। यूरोप है, यूरोप का आपका वाणिज्य कृषि क्षेत्र ये बीच में है, तो इस प्रकार से, तो ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया का डेयरी कृषि क्षेत्र, ये आपका ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया के जो सबसे निचला किनारे हिस्सा है ये आपका डेयरी कृषि क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का, तो ये आपको इस प्रकार से याद रखना है। तो माइंड में भी आपको इसी प्रकार से याद करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, और बनाने का तरीका ये रहने वाला है। ये चीज आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड रहने वाली, बाकी कुछ मैं आपको सिलेक्ट दिखाते ही जा रहा हूँ, तैयार कर लीजिएगा। ओके, जैसे अफ्रीका का निर्वहन संग्रहण क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का वाणिज्य पशु धन वाला क्षेत्र, एशिया का गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका का डेयरी कृषि क्षेत्र, अफ्रीका का चलवासी पशुचारण क्षेत्र। ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन तैयार है, आपसे कर लीजिएगा। ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। ओके, एक सॉल्यूशन आप इसी से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझने का प्रयास करिएगा। जैसे रियो डी जेनेरो कहाँ है, ये आपको देख लेना, तो रियो डी जेनेरो आपका यहाँ है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है आपका सिंगापुर कहाँ है, तो सिंगापुर आप देख लीजिएगा। कोलंबो कहाँ है, तो कोलंबो क्या पहले भारत आपका कब पहचानना है, भारत के नीचे यहाँ श्रीलंका कोलंबो होगा। ओके, इस प्रकार से यूरोप एवं एशिया का मिश्रित कृषि क्षेत्र पूछा जा रहा है, तो ये आपका यूरोप और एशिया, मतलब एशिया भी मिला है, यूरोप भी मिला है, इस प्रकार से रहने वाला उसका क्या है, आपको मिश्रित कृषि क्षेत्र बताना है। तो इस प्रकार से आपको माइंड में सब सेट करके रखना है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे विश्व के मानचित्र में पार्क कैनेडियन रेल मार्ग, पनामा नहर, हिंद महासागर, दक्षिण अमेरिका का निर्वाह संग्रहण क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र, ये तैयार करना है। सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से रहने वाला है, कंप्लीट हो जाता है। कुछ दोस्तों में आपको क्या है भारत का मानचित्र भी आपका रहने वाला है, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। वाराणसी, पोरबंदर, कोची, उज्जैन, कोलकाता, ये आपको तैयार करके रखना है। सिंपल है आपका। ओके, वाराणसी आपका कहाँ रहने वाला है, यहाँ उत्तर प्रदेश साइड है। पोरबंदर आपका गुजरात साइड हो जाता है। फिर कोची है आपका, कोची आपका नीचे यहाँ दिया हुआ है। ओके, फिर आपका उज्जैन पता है मध्य प्रदेश की साइड आपका दिया हुआ है। फिर कोलकाता यहाँ है। आगे छोटा नागपुर का पठार, कर्क रेखा, बंगाल की खाड़ी, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, गन्ना उत्पादक क्षेत्र, ये पूछा जा रहा है। जैसे छोटा नागपुर पठार पूछा गया, तो भाई ये छोटा नागपुर पठार यहाँ है आपका, तो यहाँ इस बार सर्कल बना दिया गया है। फिर आपका बंगाल की खाड़ी आपको पता ही होगा कहाँ है आपकी, तो बंगाल की खाड़ी आपका हो जाता है यहाँ। इसके बाद क्या है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा इस बार से गुजार दी गई है। और साथ ही गन्ना उत्पादक क्षेत्र पूछा जाए, तो गन्ना उत्पादक क्षेत्र इस एरिया है थोड़ा सा, और आपका इस वाला एरिया, तो हाँ ये गन्ने वाले साइन बना दिया और लिख भी दिया कोष्टक में कि जो गन्ना का जो साइन बना है वो क्या है गन्ना उत्पादक क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है।
फिर सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, तो इसको क्या मेंशन कर दिया, तो ऐसे आपको बताना है। आगे है गंगा नदी, बॉम्बे हाईवे, आपका दिल्ली का हवाई अड्डा और लक्षद्वीप और चिल्का झील, तो ये आपको बताना है। सॉल्यूशन इस प्रकार से रहने वाला है। जैसे गंगा नदी है तो गंगा नदी आपकी ये आ रही, तो पहले पॉइंट से दर्शा दिया है। तो बॉम्बे हाईवे आपका क्या है, आपके मुंबई के पास यहाँ बॉम्बे, आपका बॉम्बे हाईवे हो जाता है। लक्षद्वीप पूछा जा रहा है, लक्षद्वीप आपका यहाँ है, आपका रहने वाला है। चिल्का झील पूछी जा रही, तो चिल्का झील आपकी यहाँ है। तो इस प्रकार से आपको क्या माइंड में पूरा सेट करना है कौन कहाँ है। आगे जैसे गुवाहाटी, जयपुर, बरौनी भारत का तेल शोधकशाला, तारापुर अणु विद्युत गृह, कोयला उत्पादक राज्य झारखंड, तो ये आपका दिया हुआ है। जैसे आपका क्या कोयला उत्पादक राज्य कौन है, झारखंड है, तो झारखंड को मेंशन किया गया है। दूसरा आपका जयपुर आपको यहाँ है आपका, ठीक है। पहले में आपका गुवाहाटी यहाँ होने वाला है, ओके, असम गुवाहाटी इस साइड आपका रहता है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्या है, तारापुर अणु विद्युत गृह आपका यहाँ रहने वाला है, तो इस बार से आपको याद रखना है, ओके। जैसे हमें पता कि महाराष्ट्र के एरिया में है तारापुर अणु विद्युत गृह, तो इस एरिया में लगभग होने वाला, तो इसे आपको थोड़ा बहुत माइंड में सेट करना पड़ेगा। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको भूगोल सब्जेक्ट 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की वाले प्रश्न बता दिए, साथ ही 5 नंबर में आपको विश्व का मानचित्र, भारत का मानचित्र आता है, उसकी भी मैंने काफी हद तक प्रैक्टिस करा दी है, ओके। अभी तो मैंने शॉर्ट में आपको समझाया, बोर्ड एग्जाम के टाइम हम क्या है काफी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और एक अच्छी चीज क्वेश्चन को हम पकड़ करके अच्छे से समझेंगे, ओके। अभी तो मैंने आपको क्या एक ही वीडियो में क्या है फास्ट ही पूरा रिवीजन करा दिया है, इतना तो आपको तैयार करके रखना है, ओके। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके ऑब्जेक्ट कवर करा दूंगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।